So good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। I have done my I have done my graduation in 2013, sir. Then I have done my post graduation in 2015, and later in 2017 I have completed my Bachelor of Education. हम्म। In 2018 I started teaching in a school at the post of PGT Chemistry, and in 2018 only I qualified HTET for PGT post, and now at present I'm preparing for the competitive exam. So this is all about myself. ओके, तो स्कूल में आपने कितने टाइम तक टीचिंग किया? सर 3 इयर्स के कंप्लीट मैंने कर लिया था। उसके बाद आपने क्यों पढ़ाना छोड़ दिया? सर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई एम अ मैरिड वुमेन, तो कुछ बच्चे छोटे थे सर बहुत, इस वजह से। तो और अभी अभी भी भी इस वजह से पढ़ा नहीं पा रही हूँ। अभी भी आप मैं अगर कल को आपका सिलेक्शन होता है HPSC PGT केमिस्ट्री की पोस्ट पे, तो भी आप यस सर। मैरिड हैं, तब भी बच्चे हैं, तब आप कैसे मैनेज सर करेंगे? बच्चे बट बच्चे सर अभी थोड़ी ठीक 3 इयर्स की हो गई है अभी डॉटर, तो अभी वो प्ले स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया है और मम्मी भी साथ में है सर। ओके, तो आप मैनेज कर लेंगे इस चीज को। यस सर। ओके, तो जब आप पढ़ा रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस था, क्या कुछ आपको सीखने को मिला पढ़ाते टाइम? सर सीखने को सर सबसे पहले मैं मेरी अगर बात करूं तो मैंने सर अपनी नॉलेज जैसे डीप अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हुई सर। जैसे कि अगर मैं बच्चों को टॉपिक पढ़ाती थी तो हम्म। सर उस टॉपिक में से कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम भी ध्यान नहीं देते हैं पढ़ाते टाइम कि बच्चा ये भी पूछ सकता है, क्योंकि बच्चे की क्यूरियोसिटी ज्यादा है। तो सर वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते थे सर। तो जो मुझे आते थे मैं बता देती थी, जो नहीं आते थे उनको भी मैं खुद से सर्च करती थी सर। तो उससे मेरी भी डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई है अपने सब्जेक्ट को लेके। आपकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो आपको बार बार टारगेट कर रहा है, वो चुन चुन के ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा है जो आपको ना पता हो, यस सर। वो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल करेंगे? सर इस प्रॉब्लम को सबसे पहले तो हो सकता है सर, या तो उस बच्चे को कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को खुद वो आंसर आता है, तो वो हमें टेस्ट करने के लिए पूछते हैं सर। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मेरी जो नॉलेज है सब्जेक्ट नॉलेज वो बहुत अच्छी हो। अगर मुझे वो क्वेश्चन आता है तो मैं उसको बता दूंगी सर। लेकिन टीचर को भी जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आते हो। तो मैं सर उसको ये बोलूंगी कि अगर अभी मुझे नहीं आ रहा है, या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं कल आपको पूरा टाइम दूंगी इस टॉपिक को समझाने के लिए, ताकि मेरी भी डीप अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी सर। उसको भी मैं जाके और अच्छे से पढ़ूंगी। ये जो स्टूडेंट है जो आपसे बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिससे आपको जो कि आपको आ नहीं रहा, तो ये क्या एक टीचर के लिए अच्छी अच्छी चीज है या खराब चीज है? सर खराब तो नहीं कहूंगी मैं, चीज तो सर अच्छी है। हो सकता है बच्चे को कुछ ना कुछ डाउट रह रहा हो सर, तभी बच्चा पूछता है। ऐसा नहीं है, कई बार सर जब बच्चे को हम एक तरह से सेटिस्फाई कर देते हैं कि हाँ उसको, जब बच्चे को ये लग जाता है सर कि टीचर को आता है, नॉलेज है, तो वो सर फिर हम लोग के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है स्टूडेंट और टीचर की। तो उसके बाद वो सर ऐसी चीजें करना छोड़ देते हैं। जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे होते तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखेंगे आप क्लास में? सर डिसिप्लिन इसी तरीके से मेंटेन होता है सर कि जैसे अगर मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो बच्चे को अगर समझ आएगा सर, तो वो सभी बच्चे जो है सर क्लास में चुप रहेंगे। कई बार क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट है वो हम ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं सर उनको तो समझ में आ गया। लेकिन जो सर सारे कुछ बच्चे स्लो लर्नर भी होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, तो वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं क्लास में। तो सर इस वजह से हम वो ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें बेसिक चीजों से स्टार्ट करना है। या कोई बच्चा बात कर रहा है तो हम उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर कि क्या कितना, फिर उसको भी पता चलेगा समझ आ रहा है या नहीं, और हमें भी इस चीज की नॉलेज मिलेगी कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सर इंटेलिजेंस हम अगर अपनी साइकोलॉजी की बात में बात करें सर, तो आईक्यू हम उस मेजर कर सकते हैं बच्चे का। और बच्चे से क्वेश्चंस पूछ के हमें पता चल सकता है सर। हर चीज में हम आईक्यू नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम क्लास में हैं तो हम वहां पे ये मेजर नहीं करने लगे हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। तो हम क्वेश्चंस पूछ के उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कितनी है अपने सब्जेक्ट की, तो उससे पता चल जाता है सर कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, कितना वो सोच सकता है, कितना डीप में जा रहा है वो। आपने ऐसा देखा होगा कि काफी बच्चे स्टार्टिंग से ही बड़े होशियार होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। यस सर। वो थोड़ा यस सा सर। पढ़ते हैं और वो कभी नहीं भूलते हैं, और काफी बच्चे यस ऐसे हैं सर। जो सारा दिन पढ़ते रहते हैं फिर भी उनको चीजें याद नहीं रहती। ऐसा किस नहीं वजह से रहती है। होता है? सर ये जेनेटिक भी हो सकता है सर। जेनेटिक बहुत एक फैक्टर है इस चीज का, क्योंकि कई बार हमने जेनेटिकली देखा ऐसा है भी कि जो देखा पेरेंट्स। गया है, जेनेटिकली ऐसा देखा गया है कि जिसके पेरेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे तो उनके बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हों, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है सर। हाँ ये भी रीजन है सर। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं उनके बच्चे इंटेलिजेंट ही होंगे। ऐसा साइकोलॉजी जरूरी तो नहीं में है सर। बीएड में इसको रिगार्डिंग इस टाइप के बच्चे जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनके लिए एक सर प्रॉपर। गिफ्टेड बच्चे भी, हम्म। गिफ्टेड बच्चे भी बोला जाता है सर। गिफ्टेड गॉड स्टूडेंट्स हैं, गॉड आईक्यू गॉड लेवल। गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट। यस सर। यस सर।
ओके। आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो जो स्टूडेंट, आपने कोई टेस्ट लिया है, इवैल्यूएशन किया है, तो जो बच्चे 28 या 29, लास्ट 3 स्टूडेंट जो हैं, वो लास्ट आए यस सर। हैं, तो आप उनको अपग्रेड करने के लिए क्या करेंगे? सर उनको अपग्रेड करने के लिए अपने सब्जेक्ट में उनके सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि बच्चा लैग कहाँ पे कर रहा है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही कमजोर है, या बच्चा मतलब सिर्फ उन्हीं चीजों में है जो अभी हम चीजें पढ़ा रहे हैं वो चीजें समझ में नहीं आ रही, मतलब ये देखेंगे सर कहाँ पे नॉलेज का गैप रह गया है। हो सकता है कहीं नॉलेज का गैप रह गया हो, वो हमें फिल करना पड़ेगा सर। और फिर हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए फिर हम उनको थोड़ा एडवांस में बच्चे को ले जा सकते हैं। और जिस पार्ट में प्रॉब्लम है सर उनको एक्स्ट्रा टाइम देके हम लोग क्लियर कर सकते हैं। बच्चे की एक्स्ट्रा क्लास ली जा सकती हैं। बीएड के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है, सीसीई। यस सर। बताइए क्या होती है। सर सीसीई स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसमें सर बच्चे को हमें कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करना है और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। मतलब सर बच्चे के मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट को मेजर करना होता है हमें इसमें, कि यही नहीं देखना है कि बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, क्लास के बाहर उसका किस तरीके का बिहेवियर है, वो आर्ट्स में कैसा है, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सब कुछ डिसाइड करके सर फिर बच्चे को इवेल्युएट करना होता है, सिर्फ एक करिकुलर एक्टिविटी के बेस पे नहीं। आरटीई जो है, आरटीई, वो किस यस आर्टिकल सर। के तहत ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर आई थिंक अमेंडमेंट 86 है, आर्टिकल 14 सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बताइए, आप श्योर हैं 14 को लेके या नहीं है? सर श्योर श्योर नहीं हूँ सर मैं। ओके। तो जो 86, वो तो अमेंडमेंट किया गया था 86, जैसे आर्टिकल यस सर। होते हैं, है ना, अलग अलग आर्टिकल सर होते हैं, अभी तो मैं आर्टिकल का रिकॉल आपको नहीं ध्यान कर। नहीं। आर्टिकल 21A सर। हाँ, आर्टिकल 21A, यस। ओके। तो जो अभी अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसकी 5 फाउंडेशन बताइए क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फाइव सॉरी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की स्टेजेस। 5 फाउंडेशन बताइए। यस सर, स्टेजेस। 5 फाउंडेशन है, कुछ 5 लक्ष्य रखे गए हैं, या 5, उसमें 5 चीजों पे फोकस किया गया है, वो क्या है? यस सर। सर सबसे पहली बात तो ये की गई है कि जो एजुकेशन है उसमें सर हमें नहीं, मैं डिजिटलाइजेशन की मैं बात ओनली की। बस हेडिंग जानना चाहता हूँ, वो जो, अगर आपको पता है कि 5 हेडिंग है, जैसे सर मुझे अकाउंटेबिलिटी। ये पता है कि वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, मुझे ये चीज पता है सर। वोकेशनल बाकी एजुकेशन। एग्जैक्ट मतलब सर जो बच्चे को पढ़ाई के अलावा एक स्किल का विकास जरूर करना है बच्चे का, ताकि जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ एक स्किल भी उसकी अच्छी हो, ताकि आगे जाके उसको जॉब मिलने में आसानी हो। ओके। प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को देनी है। ओके। एक परख वर्ड आपने सुना होगा, परख वर्ड सुना है, परख? न्यू एजुकेशन पर पॉलिसी से रिलेटेड ही है। PARAKH, परख। सर मैंने सुना है सर। बताइए कुछ इसके बारे में अगर बताए तो। सर लेकिन मुझे उसकी फुल फॉर्म नहीं पता है सर, सॉरी मुझे अभी नहीं पता चल रहा है, बस मैंने जस्ट एक मेरे माइंड में था कि मैंने सुना है ये वर्ड। ओके। ओके। अगर केमिस्ट्री को लेके आपने, आपके सब्जेक्ट में क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है बच्चे को, तो वो आप कैसे कर सकते हैं क्लास में? सर वो हम सबसे पहले क्लास में जैसे लाइव एग्जांपल्स बच्चे को देके सर अगर हम बात करते हैं 11th क्लास से सर, तो बच्चे को स्टार्टिंग में ये नहीं पता होता कि मैटर के अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो इनविजिबल है सर, तो वो दिखते नहीं है बच्चे को। तो अगर हम उनको सिर्फ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के थ्रू उनको हम मेमोरीज में वो एज्यूम करें कि एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ऐसे हम पढ़ाएंगे सर, तो वो सब बच्चे उस चीज को नहीं एज्यूम कर पाते हैं। तो हम डिजिटली वो चीजें शो कर सकते हैं, या डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हम दिखा सकते हैं सर। जैसे हम वाटर के बारे में बेसिकली सब यूज करते हैं, तो वाटर का बता सकते हैं कि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। उनके बारे में हम डिटेल में जब बच्चों को डेली लाइफ के एग्जाम्पल देंगे तो थोड़ी क्यूरियोसिटी जनरेट हो सकती है स्टूडेंट्स की। क्या आप मैटर हैं? यस सर, मैं भी मैटर हूँ। क्या आपके अंदर एटम है? सर मैं एटम्स मॉलिक्यूल सब कुछ है सर। बताइए क्या सर एटम है आपके वाटर, अंदर? सर जैसे वाटर भी प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, 70% वाटर है, तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं सर। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है सर, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ओके। और हर एक चीज सर, कैरेटीन है, एंजाइम्स हैं, एवरीथिंग इज कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मैटर। यस। यस। SCRT के बारे में आप बताइए। सर एनसीईआरटी स्टैंड्स एस फॉर एस एस नेशनल। सी आर टी एन एस एससीईआरटी। एस यस सर, गॉट इट। सर एससीईआरटी इज, सॉरी एसआरटी और सर एससीईआरटी। SCERT। ओके सर, इट इज स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हम्म। इट स्टैंड फॉर सर, ये इसका मेन फंक्शन यही होता है सर, जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है सर इसके अंडर, जो कि एनसीटीई और एनसीईआरटी के साथ मिलके भी सर ये टीचर्स के लिए प्री सर्विस इन सर्विस टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं सर।
और ये टाइम टू टाइम सर रिसर्च करवाई जाती है, सर्वे कराए जाते हैं, ये देखने के लिए कि स्कूल में जो एजुकेशन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो चीजें सर देखी जाती हैं, और टीचर्स को करिकुलम प्रोवाइड करता है सर। डी आई टी के बारे में पता आपको? डी डी आई ई आई टी। टी डी आई यस ई सर, टी। डाइट सर। ये सर इट इज डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर। सर इसका मेन फंक्शन यही होता है कि जो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है सर, तो हम्म, उसके बाद में उसके बारे में टीचर को ट्रेन करना सर। जैसे कि हम्म। आजकल डिजिटली बहुत सारी चीजें, नई नई इनोवेशंस आ रहे हैं जिसके थ्रू हम स्टूडेंट को नॉलेज दे सकते हैं, तो वो सबके बारे में ट्रेनिंग कराता है सर टीचर को। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? हरियाणा के वित्त मंत्री हैं सर श्री नायब सिंह सैनी जी। अच्छा, वही चीफ मिनिस्टर भी वही है और वित्त मंत्री भी वही है। होम और होम उनका मिनिस्टर भी वही विधानसभा है क्षेत्र कौन सा, कहाँ से जीत के आए हैं वो? सर। वो करनाल से जीत के आए हैं। करनाल से, श्योर है आप? सर मुझे यही था कि करनाल से, क्योंकि वो बिलोंग तो लाडवा से करते हैं सर। बिलोंग लाडवा से करते हैं या यमुनानगर से करते हैं? सर मैंने गलत पढ़ा, हो सकता है मैंने गलत पढ़ा, वैसे मुझे यही लगा सर वो लाडवा से बिलोंग करते हैं शायद। ओके, लाडवा से बिलोंग। लाडवा किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र जिले में ही पड़ता है सर वैसे तो। लाडवा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट है? सर 22 है सर। लास्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? सर चरखी दादरी बना है। हरियाणा में एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताइए, हरियाणा में पुलिस, पुलिस आपको बताना है कि पुलिस जिला कौन सा है, जो डिस्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन वो पुलिस जिला है। सॉरी सर। हरियाणा के चीफ आई सेक्रेटरी डोंट। कौन है? चीफ सेक्रेटरी सर श्री विवेक जोशी जी। ओके, ठीक है। यस। अभी आप डेमो दे सकते हैं, तो आप बोर्ड पे जाइए, मैं आपको टॉपिक मेंशन करूंगा, फिर वो आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है। ठीक है सर। सर मैंने जो टॉपिक प्रिपेयर किया है मैं वो नहीं दे सकती हूँ हाँ, अभी एक के लिए। अभी देखो, हो सकता है कि वहां पे आपको चॉइस मिले या ना मिले, लेकिन चलो एक बार तो आपने जो मेंशन किए थे मैं उसी में से वो करूंगा। ठीक है सर। बोर्न हैबर साइकिल आप पढ़ाइए। यस सर। तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि लैटिस एंथैल्पी का एक फैक्टर होता है जो आयनिक कंपाउंड से फॉर्म होते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, किसी को पता है? कोई बता सकता है मुझे कि लैटिस एंथैल्पी क्या है? तो आज नहीं, हम यही देखने वाले हैं कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एक हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड होता है लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने का, और वो है हमारा बॉर्न हैबर साइकिल। लैटिस एंथैल्पी बताइए क्या होती है। सर मैं आपको एज ए स्टूडेंट समझ के बताऊं यस, सर, या यस, एज अ यस, मैं टीचर? भी स्टूडेंट बन के ही क्वेश्चन पूछूंगा, साथ में यस। इंटरव्यूअर भी तो बन जाऊंगा बीच बीच लैटिस में। एंथैल्पी क्या होती है कि जब हम केटायंस की बात करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास केटायंस है गैसियस स्टेट में और एनायंस है गैसियस स्टेट में। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं गैसियस स्टेट में केटायंस और एनायंस। तो क्या करेंगे, जब केटायंस और एनायंस जो अनस्टेबल क्यों नहीं गैसियस स्टेट स्टेबल में होते है हैं वो मैडम, क्यों नहीं कंबाइन। स्टेबल होते हैं कैटायन एनायन? सर बिकॉज दे कीप्स ऑन मूविंग सर, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है गैसियस स्टेट में, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से वो स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, कि वो तो जब वो गैसियस स्टेट कंबाइन। में। हाँ। यस सर। यस, यस, पढ़ाइए। ठीक है। So when the cation and anion in gaseous state they combine to form one mole, ये हमें ध्यान रखना है कि हम one mole of ionic कंपाउंड की बात कर रहे हैं। So वन when they मोल ही क्यों combine, मैडम, वन मोल ही क्यों? सर वन मोल स्टैंडर्ड स्टेट में सर हम वन मोल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो वन मोल कंसंट्रेशन ली जाती ओके जी। है। सो दिस इज द स्टूडेंट्स लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। लैटिस एंथैल्पी एक ऐसी एनर्जी जो रिलीज होती है व्हेन requisite number of positive and negative ion in gaseous state combine to form one mole of ionic compound। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट, उतना ही ज्यादा हमारा आयनिक क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी की, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक साइकिल है, बोन हैबर साइकिल। क्यों बोला जाता है इसको बॉर्न हैबर साइकिल? हमारे दो साइंटिस्ट थे, बॉर्न एंड हैबर, उन दोनों ने कंबाइन करके एक साइकिल दी थी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉर्न हैबर साइकिल। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको इससे एग्जांपल देती हूँ। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड NaCl।
अब NaCl हमें आयनिक कंपाउंड को बनाना है, तो हमें क्या आयंस चाहिए? Na पॉजिटिव विच इज इन गैसियस स्टेट, Cl नेगेटिव विच इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट। तो व्हेन दे कंबाइन, जब वो कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, जब कोई एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रही है तो हमारे पास क्या होगा, हमारा NaCl आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। और इसमें जो भी एनर्जी रिलीज हुई है वो हमारी क्या है, लैटिस इंथैल्पी। तो किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं लैटिस इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए, अब हम इस चीज को समझेंगे। हमें क्या पता चला यहाँ तक कि जो लैटिस इंथैल्पी है वो डिटरमाइन करती है कि हमारा आयनिक कंपाउंड कितना स्टेबल है। जितनी ज्यादा लैटिस इंथैल्पी रिलीज हुई उतनी ही ज्यादा हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। तो किस तरीके से मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रिपेयरिंग NaCl। तो NaCl जो सोडियम है हमारा, तो स्टैंडर्ड स्टेट सोडियम की क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टेट दैट इज इन सॉलिड स्टेट। और जो आपका क्लोरीन स्टेट में होती है, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है हमारी, गैसियस स्टेट। तो हम Cl2 के लिए हम क्या लेंगे, गैसियस स्टेट। and when they combine there's a formation of 1 mole of NaCl, and what is the state for NaCl, that is solid state। अब ये क्या है, इज इट लैटिस एंथैल्पी? क्या मुझे कोई बता सकता है क्या ये लैटिस एंथैल्पी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी? नो। क्यों नो कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो इंथैल्पी रिलीज हुई है इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्यों बोल रहे हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्या होती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इंथैल्पी मींस एनर्जी, एंड फॉर्मेशन मतलब जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। जब वो स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, हमारे पास जो क्लोरीन है वो स्टैंडर्ड स्टेट गैसियस में है, और सोडियम की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या है, सॉलिड। जब वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में कंबाइन करते हैं तो हमारा 1 मोल कंपाउंड का फॉर्म होता है। तो जो भी स्टूडेंट एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा सॉलिड स्टेट सोडियम है वी विल कन्वर्ट इट इनटू गैसियस स्टेट। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसका रीजन भी है, आई विल टेल यू। इस इंथैल्पी को व्हेन 1 मोल ऑफ सोडियम इज कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम सॉलिड स्टेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दिस इज नॉन एज स्टूडेंट इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये अब क्यों एंडोथर्मिक कन्वर्ट टाइप किया की हमने, होती है या एक्सोथर्मिक टाइप की होती है? व्हाट सर, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन? यस। सर इट इज एंडोथर्मिक सर, क्योंकि हमें जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको ब्रेक करके गैसियस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सर। जब हम बोर्न हैबर साइकिल पढ़ते हैं तो वहां पे एक हेसला करके भी आता है कुछ, यस सर। क्या होता है यस वो? सर, हैस लॉ होता है जो कि हमें ये बताता है सर कि कोई भी रिएक्शन या तो वो 1 स्टेप में टेक्स प्लेस कर रहा है या फिर वो 2 स्टेप में टेक्स प्लेस, वट एवर बी द नंबर ऑफ स्टेप, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है या एब्सॉर्ब हुई है वो सेम रहेगी, वेदर टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, जैसे तो कि ये सर हम यहाँ, यहाँ पे हाँ, अभी यूज करने वाले हैं। या बोर्न हैबर साइकिल में हेसला यूज होता है? यस सर, डेफिनेटली यहाँ पर यूज होगा सर, क्योंकि ये हमारे टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जो कि सम ऑफ सब्लिमेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एंड इंथैल्पी इलेक्ट्रॉन की इंथैल्पी, सबका सम जो है सर वो इसके बराबर आएगा, क्या जहां से हम हम लैटिस लैटिस एनर्जी इंथैल्पी। को सिर्फ बोर्न हैबर साइकिल से ही निकाल सकते हैं? सर इनडायरेक्ट मेथड लैटिस इंथैल्पी का तो ये है, वैसे सर हम निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास हाइड्रेशन इंथैल्पी नॉन है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नॉन है, तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं सर, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्योंकि से इंथैल्पी लैटिस ऑफ, एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? नहीं सर, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है हम्म। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम्म। इक्वल टू द लैटिस इंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन इंथैल्पी का सम। अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नॉन है, हाइड्रेशन इंथैल्पी नॉन है, तो हम लैटिस इंथैल्पी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ओके, डिपेंड करता है कि हम हमारे पास आप क्या बैठ क्या जाइए, गिवन। बैठ जाइए। ओके सर। ओके सर। एक आपने जैसे बोर्न हैबर साइकिल है, इसके बाद भी कोई ऐसे मेथड आए हैं लैटिस एक्सपेरिमेंटली लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए? सॉरी सर, मुझे अभी नहीं पता है इस चीज के बारे में। आपने बोर्न लैंडेज इक्वेशन के बारे में सुना हो? हाँ सर, सुना है मैंने, हाँ। जस्ट एक नाम ही याद है मुझे, बाकी डिटेल में अभी फिलहाल याद नहीं है सर। ओके, तो चलो ठीक है, आपको भी नहीं बता दो इसके बारे में। अब ये बताइए मुझे, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? सर हाइड्रेशन एनर्जी होती है कि जब हम 1 मोल ऑफ पॉजिटिव आयन, जो गैसियस आयन है हमारे पास, उसको हम्म। जब हम कंबाइन करते हैं वाटर के साथ,
तो हम्म। हाइड्रेटेड आयन फॉर्म हो जाता है, उसमें जो भी एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको हम हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलेंगे सर। हाइड्रेशन एनर्जी ये होती है जो आप बोल रहे हैं? सर हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी तो यही होती है जब हमारा कोई भी केटाइन या एनायन जब वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है ताकि उसकी हाइड्रेशन हो जाती है, तो हम्म। उसमें जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हाइड्रेट करवाने के लिए, तो हम्म। उसमें उसको हम हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हैं सर। ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का सोल्यूबिलिटी को लेके कोई कंसेप्ट है? यस सर। क्या कंसेप्ट है? सर ये कंसेप्ट कहता है कि अगर हम हाइड्रेशन इंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो हाइड्रेशन इंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी सर, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और लेटिस इंथैल्पी ये कहती है सर, क्योंकि लेटिस इंथैल्पी मेजर करती है कि हमारे कंपाउंड कितना ज्यादा स्टेबल है, तो जितनी ज्यादा लेटिस इंथैल्पी हुई उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी सर। ओके। मेरे पास दो कंपाउंड है, एक है मेरे पास NaCl और एक है यस सर। MgO। MgO, यस सर। इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। सर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेटिस इंथैल्पी क्यों? ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? सर क्योंकि हम जो लैटिस इंथैल्पी है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के, और हम्म। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द आयन। अगर हम स्क्वायर बात कर रहे हैं स्क्वायर क्या सर, होती है? यस सर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ओके। डिस्टेंस। तो अब ये बताइए कि तो सर, MgO और NaCl में से किसकी यस सर। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है? सर हाइड्रेशन एनर्जी, हम्म। सर हाइड्रेशन एनर्जी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा होनी चाहिए सर, क्योंकि चार्ज स्मॉल है। ओके। लैटिस एनर्जी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की ज्यादा है। इन दोनों यस में सर। से कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा और क्यों? यस सर। सर जस्ट अ मिनट। हम्म। मैग्नीशियम, सर ज्यादा सॉल्युबल NaCl होगा सर। ज्यादा सोल्यूबल NaCl होगा। यस सर। ओके। क्योंकि लेटिस एंथैल्पी कम होगी सर NaCl बट की, उसकी इस वजह से। हाइड्रेशन एनर्जी तो कम है। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है सर, लेकिन वो लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है अगर हम सिर्फ NaCl की बात कर रहे हैं तो। NaCl के लिए आप बोल रहे हैं कि उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। यस सर। ओके। एक मेरे तो हमें पास। हाँ, हमें यस सर। बोलिए बोलिए। सर NaCl जब भी, इसलिए हम बोलते हैं जब NaCl का डेसोल्यूशन होता है वाटर में, तो वो हम्म। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि लेटिस एंथैल्पी सर ज्यादा होती है तो ज्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ती है पहले ब्रेक करने के लिए, और फिर हाइड्रेशन होती है तो कम एनर्जी रिलीज होती है, तो ओवरऑल इफेक्ट एंडोथर्मिक होता है। ओके। जैसे हम जब NaCl को बनाते हैं या Na++ Cl- को ऐड करते हैं तो NaCl ही क्यों बनता है, NaCl2 क्यों नहीं बनता? सर क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी सर +1 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इजिली, क्योंकि हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस वजह से। यस सर। ठीक है, एक मेरे पास है लिथियम पॉजिटिव एक्वस लिथियम पॉजिटिव, यस सर। और एक है मेरे पास सोडियम पॉजिटिव एक्वस। यस सर। किसकी आयोनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी? सर आयनिक मोबिलिटी होगी सर सोडियम की ज्यादा। सोडियम की ज्यादा, क्यों? यानी पॉजिटिव आयन की सर, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव आयन स्मॉल साइज है सर, तो हम्म। वो ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा, तो अगर हम हम्म। उसका हाइड्रेटेड रेडियस देखते हैं तो लिथियम पॉजिटिव आयन का ज्यादा होगा, तो हम्म। मोबिलिटी सर उसकी कम हो जाएगी। ओके। एंड इसके अलावा आप मुझे बताइएगा, MOT में, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जो O2 होता है वो Yes. पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक होता है? सर O2 पैरामैग्नेटिक होता है सर। क्यों? सर क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसमें 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एक एंट्री होता है या कॉम्पाउंड दो में। होते हैं? सॉरी सर, सर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से फिलिंग करते हैं, पहले वन वन को अनपेयर्ड करते हैं उसके बाद पेयरिंग होती है, तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मेरे इसलिए सर पास वो एक कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक। KO2। के ओ KO2। टू KO2, यस सर। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सर KO2, सर ये होगा हमारे पास O2 नेगेटिव, मतलब ये हमारा सुपर ऑक्साइड आयन है। सो सर यहाँ पे। माइनस माइनस हाफ होगी सर ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की। ठीक है। इसके बाद हम आप मुझे बताइएगा सोलवेंट का क्या रोल होता है अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए? यस सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सर ये सॉल्वेंट का बहुत ही रोल है सर, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैं बात कर रही हूँ सर,
जैसे मैं SN1 की बात कर रही हूँ, तो वहां पे जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं सर, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। हम्म। जबकि SN2 में हमारे पास पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है। तो सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। अगर पोलर है और अप्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो SN1 सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा। क्यों? और पोलर अप्रोटिक क्यों है क्यों तो क्यों? सर उसका रीजन, यस सर, सर उसका रीजन ये होता है कि जैसे जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एल्काइल हेलाइड्स की, तो ये 2 स्टेप्स में होता है सर। जो फर्स्ट स्टेप है वो आयनाइजेशन होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, टू गिव कार्बोकेटाइन एंड लीविंग ग्रुप। अब अगर हमारा सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सर पोलर है, जैसे कि अगर मैं वाटर का एग्जांपल लेती हूँ सर, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हैवी होता है, हाई होता है सर 80। तो वो क्या करेगा, सबसे पहली जो हमारी हेल्प वो ये करता है सर कि जो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको 1/80th रिड्यूस कर देगा सर। तो अब वो रिड्यूस हुई तो वो इजी हो जाएगा ब्रेक होना, तो फैसिलिट करेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और लिविंग ग्रुप को सर। अब क्योंकि एप, ये एप, रिवर्सिबल एप, प्रोसेस। एप्रोटिक भी तो पोलर होते हैं, वो नहीं करेंगे इस हाँ तरीके से? सर, सर ये स्टेप तो वो भी सर हेल्पफुल करेंगे, लेकिन आगे एक और रीजन है, क्योंकि हमने साथ में प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है सर। अब हम्म। प्रोटिक सॉल्वेंट का काम क्या होता है, वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देता है। और हम्म। इनकी टेंडेंसी भी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। तो सर अब जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप की हम बात करें तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है सर। जो हम्म। कार्बोकेटायन और लीविंग ग्रुप वो फिर से कंबाइन होके भी हमारा दोबारा से रीजनरेट अल्काइल हैलाइड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो वो सर लिविंग ग्रुप को स्टेबलाइज कर देगा। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन से। तो सर एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स की अराउंड द लिविंग ग्रुप। तो इससे सर वो स्टेबल हो जाएगा, तो वो दोबारा से कार्बोकेटायन के साथ कंबाइन नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके। ये आप जो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है वो किस एक्सपेरिमेंटल फैक्टर से हम डिसाइड कर सकते हैं? सर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम इंडक्टिव इफेक्ट से मेजर कर सकते हैं सर। क्या इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट हाइपर। एक्सपेरिमेंटली नोट किया जा सकता है? सर एक्सपेरिमेंटली तो नहीं, वो तो हम सर ऐसी थ्योरेटिकली भी काफी ऐसे ऑब्जर्व कर कंपाउंड है सकते हैं। जहां पे क्या इंडक्टिव इफेक्ट हर जगह लगता है? सर हर जगह तो नहीं लगेगा। कहाँ नहीं लगता इंडक्टिव इफेक्ट? कोई एग्जांपल जैसे दीजिए क्या? कार्बोकेटाइन, सर कार्बोकेटाइंस में तो है इंडक्टिव इफेक्ट। और सारे फ्री कार्बोकटाइन रेडिकल्स में में इंडक्टिव भी। इफेक्ट लगेगा? सर हर में तो नहीं लग सकता। अब कईयों में सर रेजोनेंस इफेक्ट भी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है सर। कुछ तो कहीं पे अगर कार्बोकेटाइंस ऐसे हैं। रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग सकता? नहीं लग सकता है सर। हम्म। कोई ऐसा लग सकता एग्जांपल है, दो दो बताइए साल जहां पे इंडक्टिव नहीं हो रहा हो और रेजोनेंस हो रहा हो, या फिर जहाँ इंडक्टिव पे होगा ही होगा। ऐसा बोला गया कि इन, इंडक्टिव एक परमानेंट टाइप का इफेक्ट होता है। हाँ सर परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव क्या इफेक्ट मतलब होता है परमानेंट इफेक्ट का? परमानेंट इफेक्ट का सर यही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक्सटर्नल रिएजेंट उस कंपाउंड के अंदर ऐड किया है तब वो इफेक्ट शो कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। हम्म। यहाँ पे सर अपने आप ही, जैसे अगर हमने जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच किया है या डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो परमानेंट शो करेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी रीजन की वजह कोई एक्स्ट्रा रिएजेंट हम ऐड कर रहे हैं। वो मॉलिक्यूल के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा बोला जाता है कि ब्रिज हेड पोजीशन अगर है तो वहां पे कार्बोकटाइन अनस्टेबल होता है, ऐसा क्यों बोला जाता है? यस सर। सर सर अभी मैं रीजन रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन यस सर। क्यों होता है? सर रीअरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर प्राइमरी है सर तो वो हमारे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो हम्म। उनकी रीअरेंजमेंट होगी सेकेंडरी में, या सेकेंडरी फॉर्म हुए तो उनकी टर्शरी में, ताकि स्टेबिलिटी बढ़े सर। ओके। स्टेबिलिटी ज्यादा फास्टर होगी तो कोई रेट कोई ऑफ रिएक्शन एग्जांपल फास्ट दीजिए, होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन किस किस टाइप की हो सकती है? रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन की, यस। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रीअरेंजमेंट तो सर ऐसे ही है, जैसे सेकेंडरी कार्बोकेटायन हुआ तो वो स्टेबलाइज होने के लिए रिंग टर्शरी में क्या जाएगा। रिंग एक्सपेंशन इज आल्सो टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन? यस रिंग सर, रिंग एक्सपेंशन एक्सपेंशन आपने सुना होगा। हो सकती है सर। सुना है सर, रिंग रिंग एक्सपेंशन होती है सर, और वो भी एक रीअरेंजमेंट का ही मेथड है। ओके। तो 6 से 7 मेंबर की रिंग बन सकती है नॉर्मल कंडीशंस में? सर नॉर्मल कंडीशन में 6 to 7 की बन सकती है सर। ओके। और जैसे सर, हाँ, हाँ। साइक्लोहेप्टीन जैसे उसमें देखा है सर हमने, कहीं में बनती है साइक्लोहेप्टीन, रिंग बन जाती है, मतलब 7 कार्बन की भी। ओके, 7 कार्बन की। तो 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है या 7 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है? सर बेयर स्टेन थ्योरी तो सर यही कहती है कि कार्बन, जैसे ये कहती है कि हमें साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल है।
तो हम्म उसके बाद जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो स्ट्रेन इंक्रीज होती जाती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो लेकिन फिर हमने सर हीट हाँ, कंबशन डाटा देखा है तो वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। आपने आपने कौन सा डाटा देखा है? सर हीट कंबशन डाटा जब हम देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये जो बेयरस्टेन थ्योरी है वो ये कहती है कि साइक्लोपेंटेन सबसे ज्यादा स्टेबल है। हम्म और बाकी जो है वो हेक्सेन है या हेप्टेन, जब जैसे जैसे कार्बन बढ़ रहे हैं स्ट्रेन बढ़ेगी तो हम्म, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। लेकिन ओके हीट कंबशन डाटा हमें ये शो करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। अब वो किस स्टेज तक होती है, कितने कार्बन तक, वो मुझे क्लियर नहीं है सर। ओके। फैराडेज लॉ आपने पढ़ा होगा, फैराडेज लॉ। यस सर, पढ़ा है। तो जैसे एक कंपाउंड है डाइक्रोमेट, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट। यस सर। तो यस सर। डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +3 में। क्रोमियम +3। यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बताना है कि कितना फराडे चार्ज यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होगा। सर यहाँ पे वन सर मोल ऑफ डाइक्रोमेट, 1 मोल ऑफ डाइक्रोमेट कन्वर्ट हो रहा है आपका Cr+2 में। तो बताइए यहाँ पे आपका +3। कि कितने सर कितने आपने फराडे चार्ज आपका जनरेट होगा। सर आपने +3 बोला है या +2 बोला है? कोई मान लो आप, जो आपको ठीक लगे, +3 मान लो, सर जैसे जैसे +3 कंसीडर कर रही हूँ तो यस। डाइक्रोमेट में सर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। हम्म ठीक है, तो वहां पे हमारे पास दो दो डाइक्रोमेट आयन है, तो हम्म एक क्रोमियम के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, +6 से +3 में चेंज हुआ, मतलब थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन्स का सर हमारे पास गेन हो रहा है। तो दो टू के लिए क्या होगा, टू डाइक्रोमेट आयन के लिए होगा हमारे पास 6 फैराडे। तो 1 मोल के लिए 6 फैराडे होगा सर। 1 मोल में 6 फराड होगा, ठीक है। डाई थायोनिक एसिड के बारे में आपने सुना है? डाइथायोनिक एसिड। यस। डाइथायोनिक एसिड। सर अभी तो मुझे माइंड नहीं आ रहा, आप बता दीजिए एक बार, मेरे को शायद सी कुछ ध्यान आ आर जाए। ओ फाइव CrO5 सुना है, क्रोमियम पेंटॉक्साइड। हाँ। सर सुना है। हाँ। हाँ सुना है सर। इसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है? CrO5। यस। सर इसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है सर तो इसकी। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? सर यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सर। यहाँ पे +6 होती है? यस सर। कैसे? सर जस्ट अ सेकंड सर, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा जी देती जी, हूँ। हाँ, स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। So this is the structure and this is how we can calculate the oxidation state. ओके। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन क्यों आते हैं? यस सर। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन क्यों आते हैं? सर एक्सेप्शन तो यही है सर, कई बार जो हम थ्योरेटिकली जो चीजें पढ़ते हैं और उससे जो थ्योरी से सर जो हम डिसीजन लेते हैं या कोई भी रिजल्ट हमारे पास आते हैं, और हम्म, वही चीजें जब हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं तो वो कोइंसाइड नहीं करती है सर। तो वहां कोई से एरर आ जाते हैं। कोई भी थ्योरी कैसे बनी या फिर होगी? कोई भी थ्योरी कैसे बनी होगी। हम्म सर थ्योरी ऐसे ही, जैसे कि अगर पहले हम एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे करते हैं सर, परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट को, हम्म उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद फिर हम एजम्पशंस देते हैं सर। तो हम्म इस तरीके से एक थ्योरी बनती है कि ऐसा ऐसा इसलिए हुआ होगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। जैसे रिएक्शंस हो गए सर, और